नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आ रही है। पिथौरागढ़ के गैला इलाके में बादल फटने के बाद हुई तबाही से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बादल फटने का मतलब होता है एक ही जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। इस तबाही में 3 मकान पूरी तरह से मलबे में बदल गए हैं। मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम ने घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया है। इस बीच राहत और बचाव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनडीआरएफ की टीम भेजने के निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आप देख रहे हैं, जहां पर बादल फटा है, तबाही मच गई है, 3 लोगों की जान गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस बादल फटने से। बादल फटने का मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि एक ही जगह पर बहुत सारा पानी, बारिश एक साथ होने लगती है और इस तबाही में 3 मकान पूरी तरह से मलबे में बह गए हैं। आप देखिए तस्वीरें। मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम ने घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है और इस बीच राहत और बचाव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ की टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। तो बेहद खतरनाक तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बादल फटा है और अफरा तफरी का मंजर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फैल गया है। एनडीआरएफ की टीम जरूर मौके पर पहुंची है ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा तेजी से नीचे की तरफ गिरा है और आसपास के इलाकों में भरता चला गया। पानी के साथ बहकर आ रहे मलबे को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। पानी के साथ गिर रहा मलबा यहां से भी गुजरा, वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई मकानों में भी मलबा भर गया है। इसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि वहां 5 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए हैं, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। यहाँ बरसात की वजह से घरों में दरार तक पड़ गई है। भारी बारिश की वजह से नदियां और उफनती जा रही हैं। हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। बरसाती नालों में भी उफान है, जिसकी वजह से कई जगहों पर कटान हो गया है, जबकि कई जगहों पर रास्ते बह गए हैं। मलबा गिरने की वजह से वहां कई जगहों पर रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की। देखिए क्या हालात हैं इस वक्त उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, किस तरह से ये बारिश, नदियों का उफान और जो नाले हैं वो उफन रहे हैं। इतना बुरे हालात इस वक्त उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो गया है और ऐसे में आप स्थिति समझिए कि लगातार जो रह रहे वहाँ लोग हैं वो परेशान हैं। मलबा गिरने से लोगों में दहशत कायम है। सोचिए कि अगर इस तरह लगातार ये मलबा गिर रहा है तो वहाँ रह रहे इलाके के लोगों पर क्या असर पड़ रहा होगा। बहुत तेज धारा पानी की बह रही है और इस तेज धारा में जो कुछ आ रहा है वो अपनी जद में उसको लेता जा रहा है और हालात तो ये हो गए हैं कि जो रास्ते हैं वो भी बहते चले जा रहे हैं। मकान 4-5 जमींदोज हो चुके हैं, पता ही नहीं है वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। कोई भी ये एहसास नहीं कर पा रहा है कि अभी जहां एक आशियाना था, जहां लोग रहते थे, वहां अब कुछ नहीं है, सब कुछ पानी पानी हो गया है। उत्तराखंड की ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की आपको दिखा रहे हैं। वहां आपको बता दें साथ ही कि आधा हिंदुस्तान इस वक्त बारिश से परेशान है। मूसलाधार बारिश हो रही है। आलम यह है कि इस बारिश ने बाढ़ के हालात ज़्यादातर राज्यों में लिए हुए हैं और ऐसे में उत्तराखंड का पिथौरागढ़ का ये इलाका, जहां तेज़ बारिश की वजह से देखिए मलबा अपने साथ ये पानी बहता लेकर चला जा रहा है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें दिखा कि भारी बारिश और पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां बने एक पुल का हिस्सा बह गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जबकि 5 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए हैं। हालात ये हो रहे हैं कि शहर की सड़कों से पानी ऐसे बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें और जाती आपको ये बता दें कि ये मुनस्यारी का इलाका है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की ये तस्वीर है जहां पर भारी बारिश और पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां बने एक पुल का हिस्सा ही बह गया है। ये वो पुल आपको दिखा रहे हैं एरो लगाकर, जिससे आप समझ सकें कि ये किस तरह के हालात इस वक्त बारिश से हो गए हैं और 5 मकान पूरी तरह मलबे में दबे हैं। हालात है कि शहर की सड़कों से पानी ऐसा बहता दिखाई दे रहा है कि मानो वहाँ कोई झरना हो। ये साधारण पानी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई झरना बह रहा हो। मलबा किस तरह से पानी के साथ बहता चला जा रहा है। पुल वहाँ पर टूट जा रहे हैं और पुल का जो मलबा है वो भी पानी के साथ आगे अपना रास्ता बना ले रहा है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
हिमाचल में किन्नौर के सांगला में आई बाढ़ ने सेब के बागों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। बाढ़ की वजह से सेब की खेती करने वाले किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर बारिश के कारण बर्फ पिघलने की वजह से नालों में बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि सेब के बागों में जिस रास्ते से ये सैलाब गुजरा, रास्ते में पड़ने वाले सेब के पेड़ों को भी उखाड़ ले गया। जिस समय ये बाढ़ आई वहां कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे जो बाल बाल बचे। इस बाढ़ की वजह से सेब के बागों के साथ साथ आसपास के जंगलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के किन्नौर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पहाड़ों से आफत किस तरह से सेब के बागों पर मुसीबत का सबब बनी है। हिमाचल में किन्नौर के सांगला में ये बाढ़ के बाद के हालात हैं। सेब के बागों को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है इस बाढ़ ने। बाढ़ की वजह से सेब की खेती करने वाले किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। अभी शुरुआती आकलन किया जा रहा है कि लाखों में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। पहाड़ों पर बारिश के कारण बर्फ पिघलने की वजह से नालों में बाढ़ आ गई है। पानी का बहाव बहुत तेज था। सेब के बागों में जिस रास्ते से ये सैलाब गुजरा है, रास्ते में पड़ने वाले सेब के पेड़ों को भी वो उखाड़ कर अपने साथ ले गया है। तो समझिए जो किसान, जो लोग ख़ास तौर पर इन बागों की देखभाल करते हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि उनकी जीवन के इस साल की जो कमाई है वो किस तरह से इस बाढ़ के पानी में बहती चली गई है। बाढ़ आई, वहाँ कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे जो बाल बाल बच गए हैं। अब शिमला के भट्टा कुपर फल मंडी के पास अचानक पहाड़ खिसकने की तस्वीर देखिए जहां पर हड़कंप मच गया। अचानक ही पहाड़ से पत्थर खिसककर नीचे गिरने लगे जिसकी चपेट में वहां पर बनी कुछ दुकानें भी आईं। पहाड़ से मलबा खिसकने की वजह से कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में दिखाई दिया है कि लोग अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए तुरंत उन्हें पार्किंग से निकालने लगे। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है, अभी तक तो जानकारी नहीं आई है। मौके पर पहुंचे राहत और बचाव की टीम ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है। ये देखिए वो तस्वीर कि लोग किस तरह से जब उन्हें पता लगा कि पत्थर गिरने से नुकसान हो सकता है, दुकानों को पहले नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे में जो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां थी वो झटपट लोग अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़े और वहां से उस रास्ते से निकालने के लिए अपनी गाड़ियों को दौड़ पड़े। हालांकि राहत की बात अभी तक ये है कि किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं आई है। यार मेरा बैग भी नहीं है, नहीं वहां तक नहीं पहुंचेगा। उधर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कहर बरसा रहा है। हालात ये है कि असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में असम का सोनितपुर जिला भी शामिल है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है। कई घरों में तो आलम यह है कि वहां पर कमर तक पानी भरा है। लोगों का ज़्यादातर सामान ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की भेंट चढ़ गया है। लोगों के मवेशी भी इस बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। अब लोगों के खाने पीने की भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो असम के सोनितपुर की ये तस्वीरें, असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और अब आलम सोनितपुर इलाके में जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उनके जो जानवर जहां खड़े होते हैं वहां पर पानी दाखिल हो गया है। बाढ़ की वजह से असम के लोग बेहाल है। अभी भी असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और असम की सोनितपुर जिले में भी करीब 33,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। घर से बेघर है, बांध शिविर में है वो लोग। और मैं इस वक्त उपस्थित हूँ सोनितपुर जिले की बड़सला जो बाढ़ पीड़ित इलाका है। इधर में भी बाढ़ की स्थिति अभी तक सामान्य नहीं है और मैं दिखाना चाहूँगा इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ने से सोनितपुर जिले की वो बड़सला इलाका है, ये बाढ़ पीड़ित इलाका है। इस जगह में भी बाढ़ ने ऐसे स्थिति क्या है कि लोग अभी भी शिविर में रह रहे हैं। असम के 26 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से असम के 26 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के मोरी गांव में कई गांव प्रभावित हुए हैं। हालात ये है कि हर तरफ बाढ़ का पानी भर गया है।
जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जगहों पर रास्ते पानी में बह गए हैं और लोगों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। गांवों में पानी गर्दन तक पहुंच गया है, जिसमें डूबकर लोग चलने को मजबूर हैं। खेत, मकान सब पानी में डूबे नजर आए हैं। जहां तक आप देखिए, लोगों को सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखेगा और उस बीच पानी में जो घर दिखेंगे, उन घरों का हाल सोचिए क्या होगा। लोग अपने घर के बाहर अगर बैठे भी हैं तो वो नाव में सवार होकर बैठे हैं, क्योंकि ऐसे बैठ पाना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके घरों में ही पानी घुस गया है। गाँव में पानी ऐसा बहता दिखाई दिया मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी पानी है और गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। कई जगहों पर मकान पूरी तरह बाढ़ में डूबे हैं। असम के कामरूप में बाढ़ की वजह से वहां हालात बेहद खराब दिखाई दिए। गांव के गांव टापू बने हुए हैं, जिससे लोगों के सामने खाने पीने की बहुत परेशानी है। जहां तक नजर गई पानी ही दिखा। हर तरफ पानी भरने के बाद ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। गांव में बने मकान पूरी तरह पानी में डूबे हैं। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नावों का ही एकमात्र सहारा है। वहीं बाढ़ से प्रभावित आबादी को निकालकर राहत शिविर तक पहुंचाया गया है। असम में बाढ़ से 26 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए असम में बाढ़ से बिगड़े हालात की। लोगों को पानी के बीच से ही होकर कहीं जाना पड़ेगा अगर वो सोचते हैं, और या फिर एकमात्र सहारा ये नाव है, जिसका चप्पू चला चला के आपके हाथ शायद थक जाए, लेकिन रास्ता नहीं खत्म होगा। आलम ये हो गया है। 26 जिले असम के बाढ़ से प्रभावित हैं। असम का नगांव जिला भी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया है। हर तरफ पानी पानी है। लोग या तो अपने घरों में ही फंसे हैं या फिर बल्लियों और पटरों के सहारे जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। नगांव जिले में बाढ़ में फंसे इन लोगों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि न उनके पास खाने का कुछ सामान है और न बाहर जाने का कोई साधन है, और ऊपर से इन लोगों के पास अब तक प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। असम में बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इस समय बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क का तकरीबन 80% हिस्सा पानी में डूबा है। बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा एक सींग वाले राइनो को रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से अब तक 8 राइनो की मौत हुई है। इसके बाद बाढ़ के दौरान राइनो को बचाने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के कर्मचारी खास मुहिम चला रहे हैं। खास बात यह है कि एक सींग के राइनो सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा पानी में है और 100 जानवरों की अभी तक मौत हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा संकट में कोई जानवर है तो एक सींग वाला राइनो है। पटना के कई इलाकों में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले साल भी पटना में बाढ़ आई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से लाखों दावे किए गए थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इस साल भी शहर के कई इलाकों की सड़कें और गलियां तालाब जैसी बन गई हैं। लोगों को इसी पानी के बीच से आना जाना पड़ रहा है। सड़कों की तो बात ही छोड़िए, पानी अब लोगों के घरों में आ गया है। आलम यह है कि लोगों को पानी के बीच ही रहना पड़ रहा है और उसी के बीच अपने घरों में खाना भी बनाना पड़ रहा है। और इसी तरह से बारिश अगर होती रही तो पटना में एक बार फिर बाढ़ से हालात और बिगड़ सकते हैं। पटना में बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद लोगों में सरकार के खिलाफ एक बार फिर नाराज़गी दिखाई दी है। यहाँ अक्सर हल्की पानी में ही यहाँ पूरा भर जाता है। ये इतना ज़्यादा भर जाता है कि निकलना घर से मुश्किल है। हर घर को देखिए कि उसमें पानी है, सिर्फ 1 घंटा के बारिश में। हर बार का स्थिति है, ये सरकार का फेलियर है। भले जो सरकार कह ले कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट उनका तो काम पटल पे नज़र आ जा रहा है क्या कर रहे हैं वो। अगर काम ही उन्होंने किया रहता तो ऐसी स्थिति आज पटना में शायद देखने को नहीं मिलती। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी अब शहर के कई इलाकों में घुस गया है। हालात यह है कि बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को घर की छतों पर जाना पड़ा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं।
शहर की सड़कें, गलियां, हालात ये है कि तालाब जैसी हो गई हैं और लोगों को इनके बीच से ही आना जाना पड़ रहा है। वैसे तो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा है, लेकिन बाढ़ के हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को यहाँ कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के बेतिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात ये थे कि शहर के कई इलाकों में तो 2 से 3 फीट पानी भर गया है। निचले इलाकों के कई घरों में भी पानी भर गया है और शहर की गलियां तालाब की तरह दिखाई दे रही हैं और इनके बीच से ही लोगों को आना जाना पड़ रहा है। शहर के ज़्यादातर मोहल्ले पानी से लबालब भरे हुए हैं। बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मधेपुरा को हुआ है। मधेपुरा में बाढ़ की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया है। हालात ये है कि लोगों को या तो अपने घरों की छत पर जाना पड़ रहा है या फिर अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाना पड़ा है। हालात ये है कि बाढ़ का पानी घरों के साथ साथ वहां पर बने स्कूल की इमारत में भी भर गया है। कुछ लोगों ने तो स्कूल की छत पर शरण ली है। अभी हम खड़े हैं मधेपुरा के खापुर गांव में, जो कि यहाँ पे आलमनगर प्रखंड में पड़ता है। और इसकी एक तस्वीर ज़रा देखिए। ये मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय में पूरा तरह से जो है वो बाढ़ का पानी समाया हुआ है। पूरा विद्यालय जो है डूबा हुआ है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको दिखाए कि ठीक सामने में जो है वो हाई स्कूल है, वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। उसके बाद अगर देखें तो चारों तरफ जो तमाम जो गाँव हैं वो पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए हैं। और ये कोसी की बाढ़ ने मधेपुरा के इस खापुर गांव को कितना नुकसान पहुंचाया है उसकी एक तस्वीर है। अभी हम खड़े हैं यहीं के मध्य विद्यालय के फर्स्ट फ्लोर पे। पहले फ्लोर पे इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उस गांव के वो निकल करके यहाँ पे चले आए हैं और नीचे तक पानी भरा हुआ है, इसलिए सारी महिलाएं हैं वो सारे अपने सामान लेकर के जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। अगर आपको अंदर की तस्वीर अगर दिखाएं तो इस कमरे में अब ज़रा देखिए कि सारी महिलाएं जो हैं बच्चों के साथ यहाँ पे शरण लिए हुए हैं और ये घर के से तमाम जो चीज़ें हैं, ज़रूरत के जो सामान हैं वो यहाँ पे देखिए। इनके बर्तन हो, इनके खाने का सामान हो, इनका जितना वो सामान जो है उठा करके ला सकते थे गांव से जल्दी में, वो यहाँ पे लेकर के पहुँचे हैं। तो ये मधेपुरा का कह सके कि सबसे परेशान करने वाली जो तस्वीर है। आप लोग सब ऊपर आ गए हैं स्कूल के ऊपर? स्कूल का ऊपर घर में पानी है, भरी छाती पानी है। चूल्हा डूब गया है। कहाँ खाना बनाएंगे? यहाँ स्कूल में बना कर खाते हैं। यहाँ पर पूरे परिवार के साथ यहीं पे हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ यहीं पर है स्कूल में। लगातार हो रही बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहाँ की सिनकी और डिक्रोंग नदियाँ उफान पर हैं। दोनों नदियों के किनारे बसे कई गांव में पानी भर गया है और कई मकान पानी में बह गए। इतना ही नहीं, नदियों का पानी ईटानगर की गलियों में घुस गया है। पानी जिस तरह से वहाँ घुसा है, आसपास की दुकानों में घुसा है, आप समझिए कि लोगों की दिक्कतें कितनी बढ़ी होंगी इस पानी की वजह से। पानी के बहाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गलियों के बीच से नदी ने अपना रास्ता बना लिया है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां ज्यादातर अपना किनारा तोड़कर बह रही हैं। हालात ये हैं कि बाढ़ की वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल कोरोना योद्धाओं को हो रही है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आई है, जो बाढ़ का पानी पार करके अपने काम पर जा रहा था। हालांकि इस तरह से बाढ़ का पानी पार करना खतरनाक हो गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे मुठभेड़ मामले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए एक पैनल बनाने की सलाह दी है। कोर्ट के मुताबिक इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को रखना चाहिए।
कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सॉलिसिटर जनरल ने इस मुद्दे पर सरकार से सलाह लेने के बाद जवाब देने की बात कही है। 10 जुलाई को मुठभेड़ में विकास दुबे के मारे जाने के बाद कुछ लोगों ने उस मुठभेड़ की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी है। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। एहतशाम, क्या जिन्होंने याचिकाकर्ता थे उन्होंने ये बात कही थी कि किसी और टीम से जांच की जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से जांच की बात कह रहे हैं वो अपनी बात में यही कहना चाहते थे? देखिए, अभी जो सुनवाई हो रही है उसमें इससे बात काफी आगे निकल गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि 3 सदस्यीय पैनल होना चाहिए इस पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उसके जांच के लिए, तो यूपी सरकार इस पर सहमत हो गई है। और यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अभी अभी सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चाहता है उस तरह से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और एक रिटायर्ड डीजीपी की एक पैनल यूपी सरकार कल अनाउंस करेगी। कल तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि सरकार क्या नोटिफिकेशन जारी करती है, और उसके बाद बुधवार को सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो पैनल का सजेशन या जो नोटिफिकेशन यूपी सरकार जारी कर रही है वो कितना सही है, क्या वो निष्पक्ष टीम है, इस पर भी बहस होगी। तो अब बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। और अभी की खबर ये है कि अब यूपी सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि वो दोबारा एक नई टीम को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी कल उसका ऐलान होगा। जी एहतशाम, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख तय होते ही इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। 6 तस्वीरें देखिए और इनके जरिए समझिए कि राम मंदिर पर जारी घमासान किस तरह से अपने उफान पर है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तय की थी। बताया जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक मंदिर की नींव में चांदी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन एनसीपी नेता शरद पवार ने कोरोना काल में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कराए जाने पर सवाल उठाए हैं। पवार की दलील है कि अभी पूरे देश के लिए कोरोना से लड़ाई सबसे अहम है। पवार के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी नेता उमा भारती ने तो उनको रामद्रोही तक करार दिया। इस बीच खबर यह भी है कि अयोध्या के संत समाज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भूमि पूजन के लिए न्योता भेजा जा रहा है। जिन नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है उनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। यही नहीं, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी ऋतंबरा को भी न्योता भेजा जा रहा है। इनमें वीएचपी नेता अशोक कुमार और मिलिंद परांडे को भी मौजूद रहेंगे। इस तरह की जानकारियां हैं। खबर तो ये भी है कि ध्यान रखा जा रहा है कि भूमि पूजन के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ ना उमड़े, इसलिए लगभग 50 लोगों की सूची बनाई जा रही है जो मौके पर मौजूद रहेंगे। अयोध्या के लोगों के लिए भूमि पूजन की प्रसारण दिखाने के लिए कई जगह बड़ी स्क्रीन भी लगाई जा रही है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमिताभ, बहुत सारे लोगों को न्योता दिया गया है जिनके नाम भी हम सामने देख रहे हैं, कुछ और नाम जो आप बता पाएं? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ये दोनों ऐसे शीर्ष नेता हैं जो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में हैं और इन दोनों ने राम मंदिर आंदोलन को नई दिशा दी थी और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में लाकर खड़ा कर दिया था। इन दोनों को न्योता भेजा जा रहा है, इन दोनों को वहां लाने की कोशिश भी की जाएगी। उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा जैसे नेता हैं जिनको भी बुलाए जाने की पूरी संभावना है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी वहां आने की सहमति दे दी है। तो कुल मिलाकर सारे शीर्ष नेता जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको बुलाया जाएगा। ये काफी बड़ी पहल है राम जन्मभूमि बनाने वाली समिति की। जी बिल्कुल अमिताभ, आप लगातार जानकारियां दे रहे हैं किन किन अहम लोगों को न्योता दिया गया है। आडवाणी उनमें शामिल है, मुरली मनोहर जोशी शामिल है, उमा भारती को, विनय कटियार को बुलाया गया है। लेकिन साथ ही एक अहम सवाल रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग का। इस बात को किस तरह से तरजीह दी जाएगी इस कार्यक्रम के दौरान? देखिए, पूरे दिशा निर्देशों का पालन होगा और कोशिश ये की जा रही है जो आयोजक है कि वहां पर सिर्फ
50 से ज्यादा लोग उपस्थित न रहें, आम जनता को इसे दूर रखा जाएगा। हालांकि जो पहले कोरोना काल के पहले जब तैयारी हो रही थी उसमें लाखों लोगों की भीड़ और रैली की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब जो है उसमें 50 से ज्यादा लोग वहां मौजूद नहीं रहेंगे और इन 50 लोगों की सूची भी बनाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और जितने दिशा निर्देश हैं कोरोना काल के उनका पूरा पालन किया जाएगा और साथ ही साथ अयोध्या वासियों के लिए एक शुभ संकेत ये होगा कि जगह जगह पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि वो पूरे कार्यक्रम को लाइव होता देख सकें, पूरे भूमि पूजन के कार्यक्रम को। बिल्कुल, लेकिन इस राम मंदिर के मसले पर सियासत भी खूब चमकी है, तो क्या विपक्ष में से भी कोई पहुंचेगा ये भी देखना होगा। इंतजार रहेगा उस पूरी लिस्ट का सार्वजनिक होने का। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ। इधर बीजेपी नेता उमा भारती ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर पलटवार किया है। उमा भारती ने शरद पवार के बयान को रामद्रोही बता दिया है। इससे पहले शरद पवार अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे थे। तो पवार ने कल भूमि पूजन के बहाने केंद्र को घेरा था। उन्होंने कहा कि अभी सबसे अहम है कोरोना पर ध्यान देना, ऐसे में भूमि पूजन की आवश्यकता क्यों है, क्यों जल्दबाजी इस मामले में बढ़ती जा रही है। लेकिन इस मामले पर बीजेपी नेता उमा भारती ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर पलटवार किया है। उमा भारती ने शरद पवार के बयान को रामद्रोही बता दिया है और इससे पहले शरद पवार अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे थे। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे। मुझे उनका स्वभाव मालूम है और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ। और इससे पहले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने राम मंदिर भूमि पूजन के बहाने केंद्र पर निशाना साधा था। शरद पवार ने केंद्र पर तंज कसा कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म होगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान ऐसे वक्त आया जब पीएम मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन है और उस भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। और जैसा उमा भारती कह रही थी कि पवार ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, उनका ये कहना है शरद पवार का कि आखिर कोरोना काल में जब पूरा देश, पूरी दुनिया इतने बड़े संकट से जूझ रही है तो भूमि पूजन कराने की जल्दबाजी क्यों है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा, तो उस पर उमा भारती ने जवाब दिया कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आएंगे। और वो तो ये कह रही हैं कि क्या 2 घंटे में आने से देश की अर्थव्यवस्था बेहतर या खराब हो सकती है क्या, और अगर वो ऐसा बयान देते हैं तो ये रामद्रोही है। काही लोकांना असं वाटत असेल की नदी बांधून कदाचित कोणाला जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित त्याने हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही, काळजी मला माहिती नाही, पण आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना हे संकट महत्त्वाचं वाटतं। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। वो राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी भी 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन करेंगे। खबर है कि उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाने पर आज दोपहर या शाम तक सहमति बन सकती है। और अगर उद्धव ठाकरे जाते हैं तब शरद पवार का क्या स्टेटमेंट रहता है, तब भी उनको ऐसा ही लगता है कि ये बेकार का, फिजूल का कार्यक्रम है। सबसे अहम वक्त अभी कोरोना पर फोकस करने का है, इस तरह भूमि पूजन कराने का नहीं है। तब देखना होगा एनसीपी का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। वो राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई उस चक्कर में। अब रही बात कि भाई 5 अगस्त को न्योता दिया नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा रिश्ता दिल से है, उनसे जुड़ा हुआ, हमारी श्रद्धा है उनके ऊपर। दिया ठीक है, दिया, अगर दिया तो जाना नहीं जाना उसके ऊपर उसका निर्णय आदरणीय उद्धव साहब करेंगे। हमारी प्राथमिकता उनको सभी को कोरोना से मुक्त करने की प्राथमिकता है और उसमें हम जुड़े हुए, वो भी प्रभु रामचंद्र की ही सेवा है। पवार के इस बयान पर सियासत गर्मा गई और एनसीपी अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। वहीं शिवसेना और कांग्रेस में भी इसमें कूदने में देर नहीं लगाई।
राम के नाम से चेष्टा करने का एक अनोखा आनंद आता है। मैं शरद पवार जी से कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, फिर वहां जो कोरोना की आग लगी है, आज 8,500 रोज नए कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र में होते, 3 लाख का आंकड़ा पार किया, कोरोना मृतदेह अस्पताल से गायब होते हैं, के लिए आपने क्या किया? कोरोना के साथ निपटने में इनको आई हुई विफलता छुपाने के लिए इस प्रकार के विषय को सामने न ले आए। 450 वर्ष की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सफल हुई है। यह श्रद्धा का विषय है। किसी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास देश का कोई भी नेता न करे। स्वागत करूंगा। श्री राम जी सूर्यवंशी क्षेत्रीय राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। वो जाएंगे तो एक तरह से वहाँ पूजा पाठ करेंगे तो लोगों में भी एक संदेश जाएगा कि जात पात से ज़्यादा जो काम है वो महत्व का है, मंदिर बनाना महत्व का है। तो वही तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। इस बीच तबलीग से जुड़ी बड़ी खबर। तबलीग से जुड़े 132 विदेशी नागरिकों को साकेत कोर्ट ने 1 दिन की कार्रवाई खत्म होने तक कोर्ट में ही खड़े रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने इन सभी लोगों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन आरोपियों में किर्गिस्तान के 42 नागरिकों ने अपनी गलती मान ली, जबकि 8 ने आरोप नहीं माने जाने के दौरान उन पर केस चलेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के 79 नागरिकों ने भी अपनी गलती मानी है। इन सभी लोगों पर वीजा के नियम और महामारी एक्ट तोड़ने का आरोप लगा है। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, ये कार्रवाई हुई तो है, लेकिन जो बड़ी गलती इनसे हो गई है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि हाँ, इनसे गलती, कोर्ट में उन्होंने आज कहा है कि हाँ, उनसे गलती हुई है। कुल 132 विदेशी तबलीगी जो कि बांग्लादेश और किर्गिस्तान के नागरिक हैं, उनकी पेशी थी और इनमें से 121 तबलीगियों ने अपनी गलती मान ली। तो वहीं 11 ऐसे तबलीगी थे जिन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है, यानी उन पर अब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा इस पूरे मामले पर। और जिन 121 तबलीगियों ने अपनी गलती मान ली है और कोर्ट ने उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही आज पूरे दिन कोर्ट में खड़े रहने की सजा भी सुनाई है। अब इनका जो है अपने वतन वापसी यानी बांग्लादेश और किर्गिस्तान जाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अब ये सीएमएम कोर्ट के सामने ये याचिका लगाएंगे और जो उनके पासपोर्ट अथॉरिटी ने जब्त किया हुआ है, पुलिस ने जब्त किया हुआ है, उसे रिलीज करने की मांग करेंगे और उसके बाद जो एलओसी वगैरह जारी हुई है उसे तोड़ने की भी ये लोग मांग करेंगे। तो कोर्ट का आदेश इस पर सीएमएम कोर्ट सुनाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो एक रास्ता था इनकी वापस अपने वतन जाने का, वो इन 121 विदेशी तबलीगियों का रास्ता साफ हो गया। जी तब प्रीति। जी शुक्रिया।